नमस्कार दोस्तों, मैं मोतीलाल और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी स्पेशल और यूपी की जीएस भी हम डिस्कस करेंगे। यूपी के जो करंट अफेयर होंगे उनको भी, लेकिन पहले हम यूपी स्पेशल को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद ही हम स्पेशल जो ख़त्म होने के बाद ही करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले करंट अफेयर को छोड़कर जब आपके एग्ज़ाम होने वाले हों तब करंट अफेयर को जल्दी में ख़त्म कर लेंगे। उसके पहले हम यूपी स्पेशल को पूरा समाप्त करते हैं। जो भी हमारे क्लास लगेंगे 2, 4, 10 क्लासेस, तो उसमें हम अपना जो भी पूरा यूपी स्पेशल है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं यूपी स्पेशल के बारे में। आज हमारी थियरी होगी, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होंगी उसको हम बाद में लेके आएंगे। पहले हम थियरी को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके होंगे प्रैक्टिस सेट उसको बाद में कर लिया करेंगे। तो आज हम थियरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल। और उत्तर प्रदेश संपूर्ण एक दृष्टि में होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले पढ़ते हैं हम भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यानी जो संपूर्ण यूपी का क्षेत्रफल है आपके, वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल पड़ता है इसका। वहीं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी 100% अगर भारत का क्षेत्रफल माना जाए तो उसमें से 7.33% क्षेत्रफल अकेले उत्तर प्रदेश का है। अगला टॉपिक है कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। यानी जो उत्तर प्रदेश है ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। और सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो राजस्थान है, और मध्य प्रदेश उसके बाद, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, और तीसरा महाराष्ट्र है, चौथे पे अपने उत्तर प्रदेश का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो आपकी जो राज्यपाल हैं वो है आपका श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और कुल अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो 7 अंश 36 मिनट है। कितना? 7 अंश 36 मिनट। वहीं अगर कुल देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 7 अंश 9 मिनट आपका देशांतरीय विस्तार पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे है कि अगर प्रदेश की लंबाई की बात करें, यानी जो उत्तर प्रदेश की हमारी लंबाई है वो लंबाई है आपका 650 किलोमीटर, जो कि पूरब से पश्चिम की ये लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात करें जो कि उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई है तो वह है 240 किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है आपका पलाश। वहीं अगर राजकीय पक्षी की बात करें, यानी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो आपका क्रोंच या सारस है आपका। यानी सारस या क्रोंच दोनों नाम आप अगर कहीं भी दिया हो, दोनों में से कोई भी नाम दिया हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, यानी सारस या क्रोंच। अगर राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषाएं हैं वो 2 राजकीय भाषाएं हैं। एक तो हिंदी है, दूसरा उर्दू है। उर्दू को 1986 में शामिल किया गया द्वितीय राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में। अगर राजकीय पशु की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो आपका बारहसिंगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक, या इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको अशोक मिल जाए या सीता अशोक, दोनों में से कोई ऑप्शन मिल जाए तो आप सही कर सकते हैं। अगर दोनों मिल जाता है तो भी सही है, अगर नहीं मिलता, कोई एक ही मिलता है तो भी सही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है केवल एक अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा बनाता है, वो है आपका नेपाल। आगे देखते हैं। और आगे है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, और वह केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका दिल्ली। अगर वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश हरियाणा से अपनी सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से बनाता है, उत्तराखंड से बनाता है, बिहार के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, जिसमें से दिल्ली आपका यूटी है और बाकी आपके स्टेट हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सबसे
लंबी जो उत्तर प्रदेश जो सबसे लंबी सीमा है वो बनाता है आपका मध्य प्रदेश से। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो जितने भी राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं उनमें सबसे लंबी अगर सीमा की बात करें तो वह बनाता है आपका मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला है आपका ललितपुर। यानी ललितपुर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और एक साइड से आपका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटा सीमा वाला राज्य अगर बात करें, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाता है, तो वह आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 19,98,12,341। यह जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके अनुसार यह डाटा लिया गया था आपका। और लिंगानुपात की बात करें, जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो है आपका 912। यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 ही स्त्रियाँ ही अनुपात में उत्तर प्रदेश में हैं। अगर जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यानी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्रफल में 829 व्यक्ति, यह एक औसत है जो कि इसमें निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर इसकी दशकीय वृद्धि की बात करें, दशकीय वृद्धि की मतलब 10 साल के अंदर होने वाली वृद्धि की बात करें अगर, तो यहाँ की जो दशकीय वृद्धि है उत्तर प्रदेश की वो है 20.2%। यानी जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो 10 वर्षों में 20% लगभग वृद्धि कर रहा है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 67.7%। यानी साक्षरता दर 67.7% है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात 902 है, अर्थात शिशुओं में 1000 लड़कों पर 902 ही लड़कियां यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हैं। अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है उत्तर प्रदेश में वो है आपके गौतम बुद्ध नगर में। चूँकि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो गौतम बुद्ध नगर का है। अगर सबसे कम साक्षरता की बात करें यानी न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िला की बात करें तो वह आपका श्रावस्ती हो जाता है। यानी श्रावस्ती में जो साक्षरता दर है यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो सबसे कम है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला की बात करें तो वो भी आपका गौतम बुद्ध नगर है। यानी गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है और पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है। आगे चलते हैं और आगे है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो आपका गौतम बुद्ध नगर की होगी। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें यानी कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे पुरुषों की पढ़ने की संख्या सबसे कम है, तो वो है आपका श्रावस्ती। अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला ज़िला की बात करें तो आपका जो कानपुर नगर है, यानी कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो है आपका श्रावस्ती। यानी श्रावस्ती में सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला की बात करें यानी ऐसा कौन सा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वह आपका इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो आपके महोबा ज़िले में है। महोबा ज़िले में उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका जौनपुर में। यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा ज़िला जौनपुर है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर में है। चूँकि देखा गया कि गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात आपका सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में। वहीं अगर सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें यानी कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है आपका वो है आपका गाज़ियाबाद में। यानी गाज़ियाबाद में 1 वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो और ज़िलों की संख्या से ज़्यादा है। अगर न्यूनतम जनघनत्व की बात करें यानी कौन सा ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे सबसे कम जनघनत्व है, तो वो है आपका ललितपुर। अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला ज़िला है गौतम बुद्ध नगर है, वो आपका ये आपका जनसंख्या में है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करें यहाँ जहाँ पर सबसे कम दशकीय वृद्धि होती है तो वह आपका कानपुर नगर। यानी कानपुर नगर में अभी आपने देखा कि महिलाओं की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो दशकीय वृद्धि है वो कानपुर नगर में सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो है आपका प्रयागराज में। यानी जो आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आपका गौतम बुद्ध नगर में है।
अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, अर्थात जहाँ के लोग नगर में सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं, तो वो आपका है गाज़ियाबाद नगर। यानी गाज़ियाबाद में लोगों की संख्या शहर में रहने वाली ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या वहाँ पे कम है। अगर आगे बात करें कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें, यानी कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे जो नगरीय जनसंख्या है वो सबसे कम है, तो वो आपका श्रावस्ती, यानी श्रावस्ती ज़िले में आपके नगरीय जनसंख्या सबसे कम है। सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या वाला ज़िला बात करें, यानी कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो भी आपका है इलाहाबाद। वहीं अगर सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या वाला ज़िला है वो भी आपका इलाहाबाद है। यानी कि इलाहाबाद जो आपका ज़िला है वहाँ पे महिला और पुरुषों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका बलरामपुर में है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है वो आपका बागपत ज़िला है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला ज़िला, यानी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जनजाति किस ज़िले में है, तो वो आपका सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वहीं अगर सोनभद्र की बात करें तो पूरे भारत का एक ऐसा ज़िला है जो लगभग 3 राज्यों से सीमा बनाता है, 3 या 4 राज्यों से सीमा बनाता है आपका सोनभद्र। अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले ज़िला की बात करें तो वह आपका बागपत है। प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 65.3 वर्ष है। यानी उत्तर प्रदेश में जो व्यक्तियों के जीने की आयु है वो आपका है 65.3 वर्ष, एक सामान्य की बात करें। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की संख्या है वो आपका 18 है। यानी उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। अगर ज़िलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, आप सबको पता है। अगर नगर एवं नगर समूह की संख्या की बात करें, यानी कितने ऐसे नगर या नगर समूह हैं, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में 915। अगर नगर निगमों की संख्या की बात करें तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की जो स्थापना हुई थी आपकी वो हुई थी 1956 में। वहीं अगर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई, तो वो हुई आपका 1998 में। चलिए आगे चलते हैं और आगे है कि राज्य में अगर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बात करें, यानी कितने ऐसे थर्मल पावर हैं यानी ताप विद्युत निगम है, तो वह आपके उत्तर प्रदेश में 8 केंद्र हैं वहाँ। अगर एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है पूछ रहा है, तो आपका नरौरा जो कि बुलंदशहर में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंडल है वो आपका लखनऊ मंडल है, यानी लखनऊ मंडल सबसे बड़ा मंडल है। और उत्तर प्रदेश में जो भी मंडल हैं 18 मंडल हैं, उनमें सबसे बड़ा लखनऊ मंडल है। अगर लखनऊ मंडल में ज़िलों की बात करें तो लखनऊ मंडल में ज़िलों की जो संख्या है वो 6 हैं, यानी लखनऊ मंडल सबसे बड़ा है और लखनऊ मंडल में 6 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी है और आर्द्र एवं उष्ण जलवायु है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में जो शीतकाल है आपका ठंडी का मौसम है वह अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक यानी 4 महीने तक चलता है, यहाँ पर रहता है। अगर सबसे ज़्यादा गर्म ज़िला की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वह आपका झांसी और आगरा है। अगर सबसे कम गर्म ज़िला की बात करें तो वह आपका बरेली है, यानी बरेली में आपके बरेली ज़िला जो है आपका वहाँ पर कम गर्म होता है और ज़िलों की अपेक्षा। अगर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा औसत तापमान होता है, यानी बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश का वहाँ पे सबसे ज़्यादा औसत तापमान होता है। अब क्यों होता है, तो इसका कारण ये है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो कर्क रेखा के निकट है। क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो औसत तापमान है वो कर्क रेखा के निकट जो स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर होता है। अगर अधिकतम औसत तापमान की बात करें तो यहाँ का जो अधिकतम औसत तापमान है उत्तर प्रदेश का वो 36 से 39% है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 23% इसका यहाँ का न्यूनतम तापमान है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कब होती है, तो जुलाई और अगस्त के माह में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
वहीं अगर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों की बात करें, चूँकि मिट्टी भी ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर खादर पाई जाती है, बांगर है, दोमट है, बलुई दोमट, जलोढ़ पर्वतीय है मृदा, उसके बाद लाल बलुई मृदा है। ये सब मृदाएं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर लाल मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। यानी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर जो है आपकी पाई जाती है लाल मिट्टी। और लाल मृदा में उगाई जाने वाली जो फसल है वो आपका गेहूँ, चना एवं दलहन। यानी गेहूँ का उत्पादन लाल मृदा में सबसे अच्छा होता है, चने का उत्पादन भी सबसे अच्छा होता है, और जो दलहनी फसल हैं आपके, जैसे मूंग हो गया दाल, अरहर की दाल हो गई, मटर हो गया, तिल हो गया, अलसी हो गया, तो इन सब के उत्पादन में जो लाल मृदा का योगदान है वो सबसे ज़्यादा होता है, और लाल मिट्टी में इनका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में भी होता है। अगर वायु अपर्दन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो ज़िला है वो मथुरा और आगरा है। यहाँ पे गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाती है, और हवाएं चलने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो इधर उधर बिखर जाती है। तो इसे ही कहा जाता है वायु का अपर्दन द्वारा मृदा का जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होना। आगे है वन के बारे में कि उत्तर प्रदेश में जो वन हैं वो कितने हैं। तो अगर यहाँ के आयोग की बात करें कैसे हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति जो बनाई गई वो 1952 में बनाई गई। यानी जो उत्तर प्रदेश में वन नीति बनाई गई वो 1952 में बनाई गई। अगर द्वितीय वन नीति की बात करें तो 1988 में दूसरी वन नीति बनाई गई। पहली 52 में बनाई गई, दूसरी 88 में बनाई गई। अगर उत्तर प्रदेश वन नीति के संचालन की बात करें, यानी जो उत्तर प्रदेश में वन नीति बनी उसके बाद इसका जो संचालन शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1998 से। बन गया तो 1952 में, द्वितीय वन नीति भी बनी 88 में, लेकिन इसका जो संचालन यानी शुरुआत इसकी हुई अपनाया जाना, तो यह संचालन शुरू हुआ 1998 से। अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले ज़िला की बात करें, यानी कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें वन क्षेत्र प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है, तो वह आपका सोनभद्र। वहीं अगर न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले ज़िला की बात करें तो वह आपका भदोही। यानी भदोही में जो वन क्षेत्रफल है वो प्रतिशत में सबसे कम है। अब उत्तर प्रदेश आ गया आपका वन महोत्सव। अब उत्तर प्रदेश वन महोत्सव है क्या, तो वन के से संबंधित एक महोत्सव है, एक उत्सव है जो कि बनाया जाता है। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो जुलाई 1952 में हुआ था। यानी सन 1952 में जुलाई के माह से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। वहीं अगर वन महोत्सव सप्ताह की बात करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो 1 से 7 जुलाई, यानी प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, यानी विदिन अभी यानी 1 सप्ताह तक आपका उत्तर प्रदेश वन महोत्सव मनाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में वन्य जीव की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्य जीव हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य की बात करें, यानी जहाँ पर बाघों का संरक्षण प्रदान किया गया है, तो आपका दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़, यानी 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके बाघ अभ्यारण्य हैं। यहाँ पर बाघों का संरक्षण दिया गया है, तो वह आपका दुधवा है, पीलीभीत है और अमानगढ़ है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख चिड़ियाघर की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख चिड़ियाघर हैं वो पहला तो है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है। यानी जो लखनऊ चिड़ियाघर है उसका जो नाम है वो है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ। वहीं अगर दूसरे की बात करें, दूसरा है आपका शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। यानी जो गोरखपुर में आपका चिड़ियाघर है उसका जो नाम है वो है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। और तीसरा है आपका कानपुर प्राणी उद्यान, यानी जो कानपुर चिड़ियाघर है उसका नाम है कानपुर प्राणी उद्यान। चलिए आगे चलते हैं, और ये हमारा PDF और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में है इसके आगे की जो भी डिटेल्स हैं, जो भी फैक्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे, और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।